हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। किसी बच्चे ने मेरे को बोला था कि टीजीटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं उसी के रिगार्डिंग आज आपको टीजीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाती हूँ, पहले सीडीपी का। ठीक है, तो आप देखें फटाफट से, और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो हम करते हैं अभी टीजीटी का क्वेश्चन पेपर सीडीपी के लिए 2023 वाला। ठीक है, पास ये 2023 का पेपर है। ठीक है, और ये सेट सी है, आपके पास जो भी हो आप देख लीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ इसका फिर मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। ठीक है, तो देखो हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कि अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, देखो इसका आंसर आएगा लेव वाइगोत्स्की, यानी कि वाइगोत्स्की। तो ये क्या पूछ रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में जहाँ भी बच्चों सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की बात आए, वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की बात किसने की थी, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और अभी हमें फटाफट से इसके आंसर करने हैं। ठीक है, नंबर सेकंड पे है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं होगी। देखो ध्यान से पढ़ना है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, है ना। ठीक है, दृष्टिबाधित कौन से होंगे, जिनको नहीं दिखाई देता। ठीक है, उनके लिए कौन सी सामग्री उपयोगी नहीं है, आपको नहीं ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में नहीं ऑप्शन भूल जाते हैं। तो देखो इसके लिए ब्रेल सामग्री तो होती ही है, बोलती किताबें भी होती है। तो क्या है, फिल्म स्ट्रिप्स इसका आंसर होगा, क्योंकि उनको देखने में ही प्रॉब्लम, देखो उनको देखने में ही प्रॉब्लम है और फिल्म स्ट्रिप देखी जाती है। तो इसका क्या आंसर आएगा, जो नहीं उपयोगी है वो कौन सी हुई, फिल्म स्ट्रिप्स। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, वह शिक्षा जो करके सीखने, क्या कीवर्ड दिया हुआ है, करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है, वह क्या कहलाती है। वो इसका आंसर है प्रगतिशील शिक्षा। यानी कि देखो करके सीखना कहाँ होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। ठीक है, जहाँ पे भी करके सीखना हो वो कौन सी एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, द एजुकेशन which promotes learning by doing and ensure the students interaction with their environment to learn, that is known as progressive education। ठीक है, करके सीखना पर बल कौन सी एजुकेशन देती है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, समावेशी शिक्षा कौन सी होती है, सब बच्चों के लिए समान शिक्षा। ठीक है, तो आंसर में दिया ही हुआ नंबर 4 पे। ठीक है, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, बिना भेदभाव के जब हम सब बच्चों को एक साथ शिक्षा देते हैं तो वो कौन सी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है, कौन सी रणनीति उपयोगी है, किस कॉन्टेक्स्ट में, जो सामाजिक लर्निंग। ठीक है, देखो समाज से लर्न कब करेगा, वो जब घूमेगा फिरेगा, है ना, उसको तभी समाज के बारे में पता चलेगा ना। तो इसका आंसर आएगा क्षेत्र भ्रमण, यानी कि फील्ड ट्रिप। ठीक है, विच टीचिंग लर्निंग strategy is most useful for situation for students in context of social learning means field trip। क्योंकि जब वो समाज में घूमेगा, फील्ड में घूमेगा, तभी उसे समाज के बारे में पता चलेगा ना। ठीक है, इस निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रकार मीन्स, देखो अगर आपको हिंदी में समझना आए तो आप इंग्लिश देख लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये बताना है आपको, नहीं है बताना है। तो इसका आंसर होगा एनालिटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, विश्लेषणात्मक प्रश्न।
नेक्स्ट है धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है। धीमी गति यानी कि जो पहले से ही स्लो है, ठीक है, उसके लिए क्या उपयुक्त नहीं होगा। त्वरण, त्वरण क्या होता है, तेज गति से चलना, ठीक है, यानी यही उपयुक्त नहीं है, वो पहले से धीमी गति का है ना, त्वरण एक्सेलरेशन होता है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हो। विच एजुकेशनल इंटरवेंशन इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्लो लर्नर। स्लो लर्नर यानी कि जो धीरे 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 सीखता है, तो उसके लिए क्या नहीं है, एक्सलरेशन, ठीक है। जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की ज़रूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होती है। देखो इसका आंसर आएगा विराम विधि, है ना, क्योंकि पाठ लंबा है, मुश्किल भी है, ऐसा तो है नहीं, और उसको समझने की भी ज़्यादा ज़रूरत है ना, टिपिकल वर्ड है, तो फटाफट से हम उसे बोल देंगे, वो तो समझ आएगा ना, ठीक है। तो विराम विधि यानी वो धीरे धीरे करके स्पेस ले लेके उसको समझेगा, तो उसको वो आसानी से समझ आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, विराम विधि यानी कि स्पेस्ड मेथड, ठीक है, स्पेस्ड मेथड। नेक्स्ट इज किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कूट का चयन करें, ठीक है, कि सही कौन सा है इसमें हमें बताना है। इंग्लिश में भी देख सकते हो, चूज द करेक्ट कोड फॉर द अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर पैटर्न एंड एडोलसेंस, ठीक है। अब देखो किशोरावस्था में क्या क्या होता है, लीडरशिप स्किल्स, एम्पैथी, ईगोसेंट्रिज्म या फिर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है, वो कैसे कैसे होते हैं हमें सही सही बताना है इसका, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, इसमें लीडरशिप स्किल्स होती है, ठीक है, होता है किशोरों में, और इम्पैथी भी होती है ना, अनुभूति, जब वो किशोर हो जाते हैं इस टाइम पे ऐसा होता है कि दूसरों से सहानुभूति भी रखते हैं वो, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म वो तो बहुत ज़्यादा होती है ना, ईगोसेंट्रिज्म तो होती है। रूढ़िवादिता नहीं होती, इसके ये खिलाफ होते हैं, ठीक है। रूढ़िवादिता के क्या होते हैं, ये खिलाफ होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा किशोर ऐसे करते नहीं, अब मैं हीरो वर्शिप होती है उनके अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, कि मैं रूढ़ियों को तोड़ सकता हूँ, है ना, तो रूढ़िवादिता यहाँ नहीं आएगा, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है दिखाना है। तो देखो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये ही आंसर नहीं वाला है, क्योंकि इसको एरिक्सन नहीं मैकडूगल ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, एरिक्सन ने नहीं बल्कि मैकडूगल ने, ठीक है। ये मैंने साइड में लिख भी दिया है ताकि याद रहें, बाकी सही सारे जोड़े बाकी ठीक हैं, ठीक है। आवश्यकता पदानुक्रमांक सिद्धांत मैस्लो ने ही दिया था, प्रणोद सिद्धांत वुडवर्थ ने ही दिया था, और उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत भी मैकलैंड ने ही दिया था, ठीक है। तो इसका जो नहीं दिया था वो कौन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल है, ना कि एरिक्सन है, ठीक है। अब है निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है बताना है आपको, ठीक है। इसमें है अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण, ठीक है। कौन सा नहीं है, अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी वस्तु होती है जैसे पेन है, एक दूसरे को इसमें पास किया जाता है, ठीक है। ये क्रियात्मक परीक्षण है, विशिष्ट नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, डेवलपमेंट का, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। देखो सबसे पहला तो है ही है विकास, अनुवांशिक और पर्यावरण का तो उत्पाद है ही है, ठीक है। दूसरा है विकासात्मक पैटर्न पूर्व अनुमेय होता है, यानी कि डेवलपमेंट पैटर्न इज़ पैराडिक्टेबल। हाँ ये भी सही है, क्योंकि कई बार हम, जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि बच्चे के पाँव पालने में दिख जाते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं बड़े कि जो बच्चा कैसा है हम उसका थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि वो पढ़ने में अच्छा है तो आगे जाके अच्छा हो सकता है ना, इस तरीके से। तो हाँ ये ठीक है। नंबर 3 पे है विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता है, लीनियर होता है, यानी कि नहीं एक ही रेखा में चलता है, डेवलपमेंट फॉलोज लीनियर पाथ, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि एक ही रेखा में नहीं चलता, हर किसी का विकास एक जैसा नहीं होता, ठीक है, किसी का किस टाइप से होता है, किसी का किस टाइप से होता है, तो ये लीनियर नहीं है, ठीक है, यही वाला इसका आंसर है, ठीक है। नहीं है कौन सा आएगा, रैखिक का अनुसरण करता है, यही है।
है कहने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, समस्या समाधान अधिगम, ये तो सीधा सीधा ही आंसर है। आगे है अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों के सही कूट का चयन कीजिए। अधिगम यानी कि लर्निंग को, ठीक है, कौन कौन से करते हैं इधर देख लीजिए, इंग्लिश में थोड़ा इजी है ये। मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट या अटेंशन। आप बताइए कौन कौन से हैं? सारे ही हैं, ठीक है। मोटिवेशन भी होना चाहिए, एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता भी, अभिरुचि हमारा, इंटरेस्ट और अटेंशन भी है ना, ठीक है। लर्निंग किससे? सभी से होती है, तो ये सारे ही इसमें सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? अब देखो इसको ध्यान से पढ़ो। माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, वैसे तो किशोरावस्था में होता है ये भी, ठीक है। फिर नया सामाजिक समूहन, नए दोस्तों के साथ, समाज के साथ, यानी कि उनको अच्छा लगता है नया ग्रुप बनाना भी, ठीक है, ये तो है ही है मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहचान की खोज, अपनी पहचान के लिए तो घूमते ही रहते हैं, है ना। और वीर पूजा, वही हीरो वर्शिप, हीरो टाइप के तो वो होते ही हैं, है ना, उनको लगता है हम ही हीरो हैं, हम कुछ अच्छा कर लेंगे, है ना। तो इसमें से देखो वैसे तो चारों इम्पोर्टेंट है, पर लेस इम्पोर्टेंट है जो किसके साथ हम जा सकते हैं, ऑप्शन में जो दिया है माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। क्योंकि क्या है बच्चों, कई बार जो किशोर होते हैं वो सोचते हैं हम अपनी सोच से नियमों को बदल देंगे, रूढ़िवादियों को बदल देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है कि वो माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित नहीं करते, क्योंकि उनकी सोच डिफरेंट हो जाती है यहाँ पर आकर के, है ना, ठीक है। तो हम लेस इम्पोर्टेंट ये है, अगर ये ना होता, कोई और होता तो फिर हम उसके साथ जाते, पर अभी इन चारों में से सबसे जो कम इम्पोर्टेंट है यही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी यही है क्योंकि नहीं पूछा है, ठीक है। अब है 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता? कौन सा नहीं करता है? ठीक है, नंबर 1 पे पोषण, देखो पोषण तो करता ही है उनके विकास को, ठीक है। दूसरा है गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक तनाव, ये भी करता ही है, क्योंकि शुरू से ही बच्चा अगर ऐसा माँ का तनाव अच्छा नहीं है, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो बच्चे की भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तीसरा दुर्घटनाएं, ये भी अफेक्ट करता ही है। जो नहीं करता वो कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, क्योंकि ये पहले से ही होती हैं बच्चे के अंदर, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसका आंसर है, ठीक है। जो प्रभावित नहीं करता वो कौन सा है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थोंडाई के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा अभ्यास का नियम, क्योंकि इसी के दो टाइप होते हैं, दो सब टाइप होते हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज किसके होते हैं? लॉ ऑफ एक्सरसाइज की, ठीक है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है। देखो बाकी के 3 हैं जीववाद को छोड़ के। उत्कर्मणीयता यानी पलटाव की क्षमता, वो पलटावी नेचर के होते हैं, ठीक है। कर्मबद्धता होती है, संरक्षण भी होता है, तो क्या नहीं होता? वो नहीं होता जीववाद यानी कि एनिमिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम निर्योग बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा? ठीक है, जो जिनको लर्निंग में कठिनाई है उन बच्चों के लिए, ठीक है, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। कौन सा होगा? देखो सरल से जटिल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, पहले उसे सिंपल चीज़ें बताओ फिर मुश्किल, ये तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन अमूर्त से मूर्त नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उनको लर्निंग में दिक्कत पहले से ही है सीखने में, है ना। ऊपर से आप उन्हें पहले मुश्किल चीज़ें बताओ उसके बाद आसान ले जाओ, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी होगा, ज्ञात से अज्ञात, क्योंकि बच्चा कौन सा है? लर्नर डिसेबल्ड है, ठीक है, इसीलिए उसके लिए जो कठिन होगा वो क्या होगा? अमूर्त से मूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट।
देखो नेक्स्ट है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको कोलबर्ग की थ्योरी कराई थी। 3 स्तर होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, है ना। इसमें बताना है आपको कौन सा नहीं है, संबंधित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। इंग्लिश में भी देख सकते हो आप। विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी आर नॉट रिलेटेड टू लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी, लेवल ऑफ कन्वेंशन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नियम आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है। तो ये कौन सा नियम नहीं है, देखो समानता का नियम है, भिन्नता का भी है, प्रतिगमन का भी है, तो नहीं है तो कौन सा है, प्रगति का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्रोग्रेशन, लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस, वो कौन सा होगा, शिक्षक का शारीरिक रूप, यानी कि देखो बच्चों की जो टीचर का बाहरी रूप है उससे क्या लेना देना लर्निंग का, है ना। लर्निंग के लिए होना चाहिए, हाँ उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए शिक्षक का, ऐसे नहीं वो उसका मानसिक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, खुद ही बीमार है तो कैसे पढ़ाएगा, है ना। शिक्षक के या को सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उसको कम्युनिकेशन स्किल भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, पर उसके जो बाहरी रूप है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है नैतिक यथार्थवाद की अवस्था, बाधिक नैतिकता की अवस्था, प्रायत नैतिकता की अवस्था या स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। तो इसका आंसर है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ये होती क्या है, देख लो इंग्लिश में, थोड़ा इजी है ये। अकॉर्डिंग टू मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, एडोलसेंस पीरियड इज स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म, ठीक है, स्टेज ऑफ मोरालिटी, कंसंट्रेट, स्टेज ऑफ हिट्रोनोमियस मोरालिटी तो होती है उनके अंतर, स्टेज ऑफ ऑटोनोमियस मोरालिटी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कि 2 लोगों में जो अलग अलग भिन्नताएं हैं उसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते। दूसरा है, व्यक्तिक भिन्नताएं विशेषताओं के संबंध में विचलन हैं। व्यक्तिक भिन्नताएं अपनी समग्रता में व्यक्तियों को अलग करती हैं, हाँ ठीक है, 2 अलग अलग करती हैं। व्यक्तिक भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता, ये ही गलत है, केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है, सिर्फ आनुवंशिकता का ही नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर यही होगा कि जो इंडिविजुअल्स में, व्यक्तियों में विभिन्नताएँ होती हैं वो क्यों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, वो आनुवांशिक होते हैं, लेकिन सिर्फ आनुवांशिक हो ये ज़रूरी नहीं है, और भी हो सकते हैं, पर्यावरण भी हो सकता है ना, या उनका रहन सहन, आसपास का वातावरण, ये सब भी तो अफेक्ट करते ही हैं, ठीक है। आगे 25वां क्वेश्चन है, अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना क्या कहलाता है। वो क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक सीखना, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग। या इधर देख सकते हो, लर्निंग थ्रू मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड कॉग्निटिव लर्निंग, ये डायरेक्ट है। फिर है 26, निम्न में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है, नहीं है पूछा फिर से, निष्क्रिय उपस्थिति इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि पैसिव अटेंडेंस कहीं नहीं होती, जो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं ये होते ही नहीं हैं, ठीक है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल अफेक्टिव लर्निंग, मोटिवेशन होता है, देखो इंडिविजुअल अप्रोच भी होती है, पर पैसिव कभी नहीं होती, फीडबैक भी हमेशा होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ है, सतत यानी कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज़ क्या है, देखो लगातार परीक्षाएं लेना, ऐसा नहीं है लगातार, ठीक है, कुछ गैप के, लगातार परीक्षाएं लेना कोई ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है, इससे बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है। चैप्टर पढ़ाते टाइम मैं ये सब आपको बताऊंगी, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी एंड
सी यानी कि उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षा लेना, ठीक है, क्योंकि एक गैप के बाद ही परीक्षा लेना सही रहता है। ये नहीं कि आप रोज़ लो टेस्ट ले लो, उससे क्या होगा, वो सही नहीं है, ठीक है। शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, ठीक है, कि उनकी दोनों चीज़ों का मूल्यांकन करना, ये भी सही है, ठीक है। स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक बोथ एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करना ही सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिगम कठिनाई जो बच्चों के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या है, डिसलेक्सिया, ठीक है। पढ़ने में जब उसको कठिनाई होती है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है ये, ठीक है। तो किस में होती है लर्निंग डिफ़िकल्टी, डिसलेक्सिया में, ठीक है। नेक्स्ट है 29, स्टैनबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है? घटकीय, अनुभवव्यंजन, सक्रियात्मक, संदर्भात्मक। इसमें देख लो कौन कौन से हैं, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड ऑपरेंशियल और कॉन्टेक्सचुअल। तो इसका आंसर होगा बी, सी एंड डी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेवलोव के अनुसार सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा कारक नहीं करता है? लैक ऑफ मोटिव यानी कि प्रेरक की कमी, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। पेवलोव में बाकी तीनों चीज़ें होती हैं, ये नहीं होती, ठीक है। तो ये थे बच्चों सीडीपी के क्वेश्चन, ठीक है, 2023 पेपर के। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया हो तो प्लीज़ आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये पीछे का कहीं से क्वेश्चन पेपर आया हुआ पड़ा था तो मैंने ये करवा दिया। इतना एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं था, ठीक है, तो मैंने बस फटाफट से करवा दिया है। आपको इसमें थोड़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी, तो आगे के लिए मेरे साथ बने रहें, ठीक है। और कुछ करवाना हो, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।